नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस संगठन में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहीं किसी की नियुक्ति को लेकर विरोधाभास देखने को मिल रहा है, तो कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की बात कहकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें संगठन की किरकिरी हो रही है। बीजेपी भी कांग्रेस संगठन के इन तमाम गतिविधियों पर चुटकी ले रही है। बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के और प्रदेश तक प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता और ईमानदारी के साथ में काम करने का काम करता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज अगर देश के अंदर नंबर 1 और राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो वो कार्यकर्ताओं के और संगठन की बलबूते पर बनी है। और कांग्रेस अगर गर्द में गई है, कांग्रेस अगर जीरो पर गई है, तो वो इसलिए गई है क्योंकि उनकी जो परिपाटी रही वो एक ही परिवार को बढ़ाने की रही हो। इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को जो है प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने व्यापक तैयारी की है। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट यानी कि एमआरपी और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो ऊंचाई पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस की तैनाती का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य निगरानी के लिए इस बार ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है, जिससे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जाएगी। जैसे देखिए, अभी हमारी विगत चारों धाम यात्रा रही वो सफलतापूर्वक पूरी हुई है, लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत बारीक सी कमी आई उसको लेकर निरंतर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बैठकों का दौर लगातार जारी है उनका। आज भी सचिवालय में उन्होंने इसको लेकर बैठक करी है, जिसमें यातायात संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर, भीड़ नियंत्रण की समस्याओं को लेकर और पंजीकरण की व्यवस्थाओं को लेकर, तीर्थ पुरोहितों की जो समस्याएं थी उनको लेकर और तीर्थ पुरोहितों ने जो मांग करी थी, जितने हकूकदारों ने मांग करी हुई थी उसको भी लेकर आज सचिवालय में उन्होंने एक बैठक करी है। जिस प्रकार से हमारी आगामी चारों धाम यात्रा शुरू होने वाली है, उधर खटीमा मझोला क्षतिग्रस्त मार्ग निर्माण में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लीपापोती का आरोप ठेकेदार पर लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि खटीमा मझोला मार्ग विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त और बदहाल स्थिति में है, जिस पर मरम्मत एवं निर्माण कार्य संबंधित विभाग की देखरेख में ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन जहां तहां मरम्मत एवं निर्माण कार्य कर काम को बंद कर दिया गया, जिससे कि मार्ग की दुर्दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने एसडीएम से वार्ता कर मामले का संज्ञान लेकर तत्काल मार्ग निर्माण की मांग की। मार्ग 13 किलोमीटर का है, काफी टाइम से क्षतिग्रस्त है। यह पहले फ्लूडी के पास रोड था, पीडब्ल्यूडी से एनएच पे स्थानांतरित हुआ। एनएच से स्थानांतरित हमारी सरकार के द्वारा बहुत जल्दी किया गया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और उसके बाद में यह आश्वासन दिया गया वहां के अधिकारी, एनएच के अधिकारियों द्वारा, यह शीघ्र गड्ढा मुक्त और शीघ्र नई रोड का निर्माण होगा। और 2 करोड़ 48 लाख रुपए में ये गड्ढा मुक्त का पेज वर्क का काम दिया गया ठेकेदार को, और 2 करोड़ 48 लाख का लीपापोती करके ठेकेदार गायब है। आज 20 दिन हो गए, काम बंद है, जनता परेशान है, और इसीलिए हम यहाँ पे एसडीएम साहब के पास आए थे अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार है और सरकार में कोई भी ऐसी बात ना जाए जिससे कि यहाँ की जनता को दिक्कत और परेशानी का हो। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रथम चरण में विगत दिनों विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं दूसरे चरण की तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी का आगामी कार्यक्रम विकासखंड स्तर पर चिकित्सा शिविर और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर जन भागीदारी को लेकर जो है सुनिश्चित करना है।
सुशासन और विकास के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के 3 वर्ष, इन 3 वर्षों में सरकार के द्वारा लिखी गई विकास की एक नई गाथा, विकास के नए नए सोपान जो अद्वितीय भी हैं, अनुपम भी हैं और अप्रतिम भी हैं। इन कार्यक्रमों की पहले चरण की सफलता के बाद जो जिला मुख्यालयों के कार्यक्रम हुए, उसमें कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, जनता ने भागीदारी की। और उसके बाद जो दूसरा चरण है इसका, कि विकासखंड स्तर पर सरकार बहुउद्देश्य शिविरों के माध्यम से और चिकित्सा शिविर के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे गैरसैंण से आए माल्टों को देखकर भावुक हो गए। आपको बता दें कि हालांकि इस वीडियो के बाद में उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने एक पोस्ट जारी कर कहा कि माल्टा के प्रचार के चक्कर में वो भावुक हो गए। माल्टा गैरसैंण से आया था। और वहीं हरीश रावत के इस पोस्ट पर बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत कभी खीर को लेकर रोते हुए नजर आते हैं तो कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ही दुर्दशा का जो है पर्याय बन चुकी है। आगे कुछ कहा उन्होंने उचित नहीं होगा, क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता है। हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता है। ये गैरसैंण क्षेत्र की बात थी। गैरसैंण जो उत्तराखंड की भावनाओं की नगरी है, वहां से मेरे एक शिष्य मोहन भंडारी जी ने, जिनको गैरसैंण के लोगों ने अपना चेयरमैन बनाया है, उन्होंने मेरे पास भेजे। लालकुआं बिंदुखता राजस्व गांव को लेकर मचे बवाल के बीच में पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार बिंदुखता गांव को लेकर जो प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिंदुखता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की कार्यवाही सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और जल्द ही बिंदुखता सहित जो है अन्य गांव को भी राजस्व गांव का दर्जा मिल जाएगा। यहां सूबे की धामी सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि धामी सरकार के 3 साल ऐतिहासिक रहे हैं। देखिए, बिंदुखत्ता जो क्षेत्र है, वहां के लोगों की भावनाएं राजस्व गांव के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने स्तर से प्रयास करने के बाद इस मांग को पूरी नहीं कर सका, लेकिन वर्तमान में जो लोग कर रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि बिंदुखत्ता सबसे बड़ा क्षेत्र है। जवाहर ज्योति है, बागजाला है, सुल्तान नगरी है, गोला पार्क है और भी बरेली रोड के खड़गपुर, हिम्मतपुर जैसे गांव हैं। बिंदुखत्ता को इसका लाभ मिलेगा तो सभी को उसके बदले में लाभ मिलेगा। और यद्यपि ये विषय भारत सरकार के स्तर पर निर्णय का भी है और कई राज्यों से इसमें उच्चतम न्यायालय की समय समय पर स्टे इत्यादि भी होती हैं। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष प्रशासन एवं संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपना दायित्व संभालने के बाद सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस अब अपने आप को जीवांत करने के लिए जो है नए सिरे से काम करेगी। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सभी नेताओं का मार्गदर्शन लेकर बूथ स्तर से लेकर वार्ड, ग्राम, ब्लॉक, शहर, जिला और पूरे राज्य और बीएलओ लेवल तक जो है हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर मैंने आपसे कहा कि सारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर के राज्य में बूथ स्तर से लेकर के वार्ड स्तर से लेकर के
ग्राम स्तर से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के, शहर, जिला और फिर पूरा राज्य, पार्टी को बीएलओ लेवल से हम ऊपर तक मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी दिखाई देगी, समर्थकों का सबका सब बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तो ऐतिहासिक पार्टी है, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, आजादी से पहले का, आजादी के आंदोलन का और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण का। कांग्रेस का इतना समृद्धशाली इतिहास है, तो उसके साथ हम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ने का जो हमारा काम है, पार्टी को मजबूत करने का जो काम है, उसको हम करेंगे। उधर हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण द्वारा बनाकर तैयार किए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो गया है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है खेल प्रेमियों के लिए कई खेलों को खेलने और उनकी कोचिंग की सुविधा मौजूद है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह की मौजूदगी में आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। बता दें कि दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर इस नवनिर्मित बिल्डिंग का लोकार्पण किया था। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी सुविधाएं सभी आम नागरिकों के लिए शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अब हमारी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई हैं। आज एक सांकेतिक रूप से यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है, जितने भी अब नए मेंबर्स आ गए हैं, ताकि उनसे हम लोग फीडबैक ले सकें कि और इसको फैसिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे जो फैसिलिटी थी जो अभी रन नहीं कर रही थी, जैसे हमारा स्क्वॉश कोर्ट हो गया, ऊपर फुटबॉल हो गया, तो वो भी अब हमारी स्टार्ट हो गई हैं। जो मेन एम हमारा ये था कि वो एक हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें यहाँ की जनता को। जो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए, उनको यहाँ विद इन देयर रीच एक खेलने की जगह मिल जाए। साथ ही साथ एक ही बहुत ही अनुभव प्रयास है, जिसमें हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रन करने वाले हैं। जितने भी एचआरडीए के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है, वो सारी वही हम लोग फॉलो करेंगे। और अगर हम लोग सुविधाओं की बात करते हैं, तो अभी हमारे पास आउटडोर अगर क्रिकेट को हम देखते हुए बात करते हैं, तो 7 गेम हमारे यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें हमारा इंडोर क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, स्क्वैश है, आपका जिम्नेजियम है और फुटसल है। और अभी इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 गेम के अंदर अपनी एकेडमी भी स्टार्ट की है, जिसमें कि NIA सर्टिफाइड आपको जो है कोचेज अवेलेबल रहेंगे। उधर महान क्रांतिकारी एवं देश के लिए शहीद हुए सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस मनाई जा रही है। आपको बता दें कि जयपुर बार एसोसिएशन कार्यालय में क्षेत्र के दूर दराज गांव से पहुंचे किसान भोजन माताएं और महिलाएं, और आपको बता दें कि अधिवक्तागण एवं भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक दलों ने शहीदों का कार्यक्रम आयोजित कर एक साथ शहीदी दिवस मनाया, जिसमें सर्वप्रथम महान क्रांतिकारियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे तीनों शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। वो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या के बाद ये मन में ठाना कि अब अंग्रेजों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने एक हमारे जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लाला लाजपत राय, उन पर निर्दोष होने के लाठीचार्ज किया और जलियांवाला बाग में नरसंहार किया। अंग्रेजों के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। उससे ये युवा थे, इनके मन में एक विचार आया कि अब अंग्रेजों को इस देश के अंदर जो हमारी संपदा लूट रहे हैं, इसका कोई अधिकार नहीं है और हमें स्वतंत्र भारत में ही सांस लेनी है। उसके लिए इन्होंने क्रांति करी और अपना बलिदान दिया और हमने इनके बलिदान को हर वर्ष याद करते हैं। इनका जन्म सरदार भगत सिंह जी का लहरपुर गांव लाहौर में हुआ था, जो लहरपुर गांव है, और 1907 में इनका जन्म हुआ था। 21 साल की उम्र में इन्हें जो फांसी हो गई थी, जरी 21 साल की उम्र में फांसी हो गई थी, तो ये 1928 में इन्हें लगभग फांसी हो गई थी, क्योंकि 1907 में तो इनका जन्म हुआ था। तो ये एक बहुत ही जो देश के गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था अंग्रेजों द्वारा, जो बाहर से आए थे चंद अधिकारी,
एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके माध्यम से ये देश में आए, बिजनेस के रूप में आए थे। इन्होंने भारत देश पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और जब इन नौजवानों ने देखा कि ये तो बहुत बुरी तरह से अपना लूट रहे हैं देश को, हमारे भारत देश सोने की चिड़िया कहाई जाती थी, यहाँ बहुत अथाह सोना होता था, अंग्रेज लूट लूट के ले गए और हमारे अथाह यहाँ धन था, संपत्ति थी, वो सब अंग्रेजों ने लूट ली। तो इनमें जज्बा पैदा हुआ कि इन्होंने देखा कि हमारे लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, गुलाम बन के रख रहे हैं और सारा धन ये ब्रिटिश को ले जा रहे हैं अपने बाहर पहुंच गई। उधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा के संयुक्त सहयोग से काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में प्रदेश के हर दिल अजीज और युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कर कहा कि रक्तदान महादान बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे एक रक्तदान करने से किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। देखिए, धामी जी के दूसरे कार्यकाल, सरकार के दूसरे कार्यकाल में धामी जी के सफलतम 3 वर्ष जो पूरे हुए हैं, ये सफलतम 3 वर्ष इसलिए इसको सफलतम का नाम दिया गया क्योंकि 3 वर्ष के अंदर महिला सशक्तिकरण का काम हो, युवाओं को शिक्षित करने का काम हो, युवाओं को रोजगार देने का काम हो या क्षेत्र में विकास को लेकर काम हो, जो भी रोड मैप धामी सरकार द्वारा तैयार किया गया, ये पूरा सिस्टम जो धामी सरकार के 3 वर्ष में सफल हुआ, ये सारी योजनाओं को, सारी चीजों को देखते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने काशीपुर के एलडी भट्ट चिकित्सालय के अंतर्गत मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद प्रकट करता हूं। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर चहुमुखी विकास के आयाम छुए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी कानून लागू करने का काम किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भू कानून लागू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐसे आयाम छुए गए हैं जो इतिहास के नाम से जाने जाएंगे। खटीमा के प्रतिष्ठित केआईटीएम डिग्री कॉलेज ने वर्ल्ड वाइड प्लेसमेंट के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल कंपनी वीरा को लेकर जो है इंटरनेशनल कनाडा के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस कॉलेज के एचएम के विद्यार्थियों का अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस जाना आसान हो जाएगा। वहीं केआईटीएम डिग्री कॉलेज के एमडी कमल बिस्ट ने बताया कि वीरा इंटरनेशनल विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड एक ऐसा संगठन है जो भरोसे का प्रतीक है। केआईटीएम में मौजूद हैं और आज हमारा डिजिटल एमओयू हुआ है वीरा इंटरनेशनल कनाडा के साथ और नाजिया मैम जो डायरेक्टर हैं वो हमसे आज ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेगी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, उत्तराखंड के लिए अच्छा है क्योंकि उत्तराखंड में प्रथम हमारा ऐसा कॉलेज है जो वीरा इंटरनेशनल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जो प्लेसमेंट करते हैं वर्ल्ड वाइड, 30 से ज्यादा देशों में इनका अपना वेंचर है और यूएसए के जीवन वीजा में इनकी एक्सपर्टीज है। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष 1000 से अधिक छात्र यूएसए के जीवन वीजा को अवाइल करते हैं और हमारे यहाँ से जब ये बच्चे जुड़ेंगे और जब ये अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और ये काफी अच्छा दिन है आज हमारा बच्चों के लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में साल 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियों में सरकार, शासन, प्रशासन और पुलिस अभी से जुटी हुई है। अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर 25 मार्च को डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अर्धकुंभ की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। तो वहीं बैठक में एसएसपी हरिद्वार को निर्देश दिया गया कि आगामी कुंभ मेला 2027 के लिए अभी से एक कोर टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाए।
मां पूर्णागिरि धाम मेला लगातार जारी है और ऐसे में जो है मेले के पहले दिन लगभग 70 से 80 हजार श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए। आपको बता दें कि जिसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन बीते 2 दिन से जो है धाम में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है, जिसका कारण उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में गेहूं की फसल की कटाई बताया जा रहा है। बता दें कि उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि धाम में 3 माह तक जो है लगने वाले मेले में उत्तर प्रदेश, अन्य और राज्यों एवं नेपाल देश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब मां पूर्णागिरि धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचता है। ऐसे में सभी जगह गेहूं फसल की कटाई के चलते जो है मेले में श्रद्धालुओं की संख्या घटती हुई नजर आ रही है। मां पूर्णागिरि मंदिर समिति के उपाध्यक्ष नीरज पांडे ने बताया कि सुप्रसिद्ध श्री मां पूर्णागिरि मेले को प्रारंभ हुए 10 दिन हो गए हैं और इस दौरान प्रतिदिन लगभग 70,000 श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंच रहे थे। वहीं सभी जगह गेहूं फसल की कटाई के चलते बीते 2 दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ रही है। नवरात्रि के प्रथम दिन से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब धाम में उमड़ने की आशंका है। देखिए, अभी जो 15 मार्च से हमारा मेला स्टार्ट हुआ है तो शुरू में लगभग 70 से 80 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे पहले दिन। उसके बाद रेगुलरली मेला चलता ही रहा है। अभी 2 दिन से थोड़ी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिली है। उम्मीद करते हैं कि माता के जब नवरात्रे आएंगे उधर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस चिकित्सालय में संचालित पैलिएटिव केयर सेंटर में कैंसर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर अजीत तिवारी ने ओपीडी लगाकर 15 मरीजों को चेकअप कर परामर्श दिया। और आपको बता दें कि उनके बेस अस्पताल में ओपीडी लगाना शुरू करने से अभी तक 120 मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि 50 से अधिक मरीजों को भर्ती कर इलाज करने के साथ ही फॉलोअप लिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र में मरीजों के लिए बेहतर काम करेंगी और अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ओपीडी में शुरू करने की जल्द ही पहल की जाएगी। जाता है और यहाँ पे कौन जाता है? मैं डॉक्टर अजीत तिवारी हूँ। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, कैंसर सर्जन देहरादून से। हमने 4 महीने पहले बेस हॉस्पिटल में एक कैंसर शिविर स्टार्ट की थी, कैंसर स्पेशलिस्ट ओपीडी और पैलिएटिव केयर की ओपीडी, यहाँ के मैनेजमेंट के माध्यम से। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पर हम कैंसर के मरीजों का पहले तो प्राथमिक चिकित्सा दे सकें, प्लस अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी उनकी जांच कर सकें, पहचान सकें कि उन्हें जल्दी अगर कैंसर है तो पहले दूसरे स्टेज में ही पहचान सकें और फिर उसकी एक सही तरीके से जांचें और ट्रीटमेंट करा सकें। तो यह ओपीडी 4 महीने से चल रही है यहाँ पर और डेली यह ओपीडी होती है। डॉक्टर मोहित सैनी यहाँ पर पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट हैं जो अपनी ओपीडी चलाते हैं और हम यहाँ पर महीने में एक बार आके मरीजों को देखते हैं ताकि उनमें कैंसर की जो लक्षण है उसे जल्दी पहचान सके और आगे ट्रीटमेंट करा सके। उधर इंस्पेक्टर प्रदीप राणा ने ऋषिकेश कोतवाली का चार्ज संभाल लिया है। आपको बता दें कि चार्ज संभालते ही इंस्पेक्टर प्रदीप राणा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए अपना फोकस ट्रैफिक पर लगा दिया है। जल्द ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार दिखाई देने की उम्मीद है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिक्रमण पर भी पुलिस नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई करेगी। बता दें कि इंस्पेक्टर प्रदीप राणा का ट्रांसफर देहरादून से ऋषिकेश कोतवाली में किया गया है। प्रदीप राणा इससे पहले गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में कई थाना कोतवालियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऋषिकेश में आपराधिक वारदात को अंजाम देने पहुंचे एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक धारदार बटन वाला चाकू बरामद किया है। पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में बदमाश को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।